हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। यार अभी तक की जावा सीरीज में आपने बहुत सारी चीजें सीखी कि यार इनपुट कैसे लेते हैं या फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स कैसे हैंडल होते हैं, है ना। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लोगों ने किए। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप समझने वाले हो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है उप्स का। बट उप्स से पहले मैं आपको कुछ और टॉपिक भी पढ़ाऊंगा जो है जेनरिक मैथड एंड क्लासेस, जो कभी कभी जब आप एक अच्छे पैकेज के लिए अपीयर होते हो जावा के इंटरव्यू में तो कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है यार, तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहला हमारा जेनरिक मैथड एंड क्लासेस, जिसको हम लोग कवर कर रहे होंगे। फिर हम देखेंगे हमारा उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है, गेटर सेटर क्या है। इन सब के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे होंगे आज इस लेक्चर में। दूसरा, मुझे ना बहुत कम कमेंट दिख रही हैं हमारे वीडियो के अंदर, हमारे लेक्चर के अंदर। मैं चाहता हूं यार आप लोग बताओ कि आपको कोर्स कैसा लग रहा है, कि आप इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को या नहीं कर रहे हो, वो मैं समझना चाहता हूं आप लोगों से। तो चलो फिर शुरू करते हैं, है ना। बट कमेंट करना नहीं भूलना। चलो अब मुझे यहाँ पे पहला अपना कॉन्सेप्ट कौन सा करना है कि भाई जेनरिक जेनरिक क्लास क्या होती है और जेनरिक मेथड क्या होता है ना। जेनरिक मेथड क्या है, पहले इनको समझते हैं थोड़ा सा। यार जेनरिक का मतलब समझते हो, जेनरिक मतलब होता है कुछ कॉमन टाइप जैसा। तो अभी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं क्लास डिफाइन करता हूं तो वहां किस टाइप का डेटा जाने वाला है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, है ना। और अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं तो मैंने कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स बना के रखे हुए, यानी कुछ ऐसा फिक्स डेटा की टाइप के साथ में वेरिएबल्स बना के रखे जिनको मैं चेंज नहीं कर सकता। यानी मैं क्या चाहता हूं, जैसे आपने मतलब आने वाले टाइम हम हालांकि हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या देखेंगे यार, कुछ ऐसी क्लासेस होंगी जहां पे हम लोग जिस टाइप का डेटा टाइप पास करेंगे ना, उसी टाइप का डेटा टाइप जो है स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, तो वो कैसे कर पाएंगे, तो वो हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनरिक क्लासेस और जेनरिक मेथड, जहां पे मुझे स्पेशली डेटा टाइप नहीं बताना है, मुझे कॉमन सी वैल्यू दे देनी है। और जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे पास करोगे डेटा, वो आपका डेटा बन जाएगा, आपके क्लास का डेटा। ठीक है, समझाता हूं एग्जांपल के तौर पे। अभी क्या मेरे पास में क्लास है, थोड़ी देर मान लो एक क्लास है, इसका नाम मान लेता हूँ इंट्रो है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इंट्रो है क्लास का नाम। अब इस इंट्रो क्लास में क्या होगा कि मुझे ना इधर इधर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये इंट्रो है। यहाँ पे ना मैंने माना कि नाम है, तो नाम तो चलो माना कि हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, वो मैं फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने नेम दे दिया। मैं चाहता हूँ कि जब भी ये क्लास डिफाइन हो तो उसके नेम की वैल्यू आए मेरी। दूसरा और क्या हो सकता है, माना कि मैंने यहाँ पे एक उसकी नंबर टाइप की एज कर ली है, तो लेट से इंट हो गया और मैंने एज डिफाइन कर ली। अभी तक प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना। बट माना कि मैंने सैलरी डिफाइन किया। अब सैलरी जो है दो फॉर्मेट में इंसान दे सकता है। एक मैंने दिया इंटीजर। अब मुझे नहीं इंटीजर नहीं, मुझे स्ट्रिंग का इनपुट चाहिए था, बट मैं इनको आके यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। जो भी ये डिसाइडेड हैं, फिक्स्ड हैं, ये अपने आप यहाँ पे हो जाएंगे, मैंने कंट्रोल नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम है हमारी नॉर्मल क्लासेस के साथ में। बट अगर मुझे फिक्स करना है तो इसके सिंटेक्स में जरा सा हमें डिफरेंस लेके आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लास लिख दो। ठीक है, यहाँ पे इंट्रो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इस ये डायमंड से यानी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको जेनरिक एक भी वेरिएबल किसी का नाम लिख दो, वो वेरिएबल ही डेटा डिफाइन करें। माना कि थोड़ी देर टी लिख दिया, कुछ भी और लिख दो चलेगा वो। उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दो। अब क्या करोगे, आपने बोला कि भाई मेरा जो टी टाइप का है वो नेम होना चाहिए। ठीक है, टी टाइप का नेम होना चाहिए। दूसरा, टी टाइप की एज होनी चाहिए। तो जो भी आप यहाँ से वैल्यू पास करोगे उसी टाइप का यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। टी टाइप की एज होनी चाहिए, टी टाइप की सैलरी होनी चाहिए। तो अभी माना कि मैंने सभी इंटीजर किया तो सारे इंटीजर हो जाएंगे, सभी मैंने स्ट्रिंग किया होगा, सभी स्ट्रिंग हो जाएंगे। मल्टीपल मेरे को देने दो, कॉमा लगा के यहाँ पे मल्टीपल भी दे सकता हूँ कि टी कॉमा एक्स कॉमा वाई या कुछ भी दे दो। तो उनसे क्या होगा कि वो भी डेटा टाइप्स की वैल्यू लेंगे। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक अच्छा सा। ठीक है, अपन चलते हैं अपने VS कोड पे, और जहाँ पे हम लोग अपने इस एग्जाम्पल को समझ रहे होंगे। तो मैं आ गया अपने VS कोड पे। इधर आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना वाला जावा सीरीज का फोल्डर ओपन कर लेना है। और ये रहा हमारा डे 5 वाला। आई होप सभी लोगों ने कोड ले लिया होगा गिटहब से, और आप लोग जाके वहां से कोड एक्सेस कर रहे हो। ये अगर कर रहे हो उसी की बात आपको समझ आएगा, है ना। उससे पहले अच्छा, ये मुझे लगता है डे 5 मैंने शूट नहीं किया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है यार, है ना। ये गिटहब कोपायलट कहाँ से आ गया भाई, इसको क्लोज कर दो। तो ये गिटहब कोपायलट मैंने हटा दिया यहाँ से, और मैं आ गया अपने डे 5 को मैं बनाऊंगा। डे 5 ये मैंने बना लिया। इसके अंदर मुझे एक फाइल बनानी है, उसका नाम है भाई जेनेरिक डॉट जावा, लेट्स से ऐसा मैंने कुछ दे दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक क्लास होगी मेरी जेनरिक क्लास। तो वो तो नॉर्मली जैसे मैं हमेशा करता था, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। तो ये मेरा आ गया। ठीक है, और आज आपको मीनिंग समझ आ गया ये पब्लिक स्टैटिक सब होते क्या है, और भी इनके अलावा कुछ है क्या, तो वो सब समझ जाओगे आज आप। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे क्लास बनानी है। मैं क्लास बनाऊंगा और इस क्लास का नाम मुझे रखना है लेट्स से इंट्रो। मैंने रखा था थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे फिक्स चीज़ मैंने डिफाइन कर दी थी। जैसे मैंने किया था कि स्ट्रिंग टाइप की क्या आ रही थी, सैलरी आ रही थी। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग टाइप की नेम आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया मेरा, माना कि
एक इन टाइप का एज आ रहा था, ठीक है। मैं मान लेता हूँ थर्ड नंबर पे क्या था कि मेरे पास में ना एक इंट से सैलरी आ रही थी, ठीक है, सैलरी। अब ये तीन चीज़ें मेरे पास अभी हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना। कंस्ट्रक्टर आपको याद होगा, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नेम के जैसा दिखता है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और वो अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इंट्रो, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रो। और इंट्रो देने के बाद में मुझे क्या करना है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 3 वैल्यू आएंगी और वो वैल्यू क्या होंगी, एक तो स्ट्रिंग होगी, ये भी मुझे फिक्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मान लेता हूँ नेम होगा और कुछ भी सही, ठीक है, कॉमा। एक मान लेता हूँ मेरे पास एज आ रही होगी, ठीक है, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। और एक मान लेता हूँ मेरे पास में इन टाइप की सैलरी आ रही होगी, मतलब एज भी जो है कहीं ना कहीं इंटीजर, तो उसको भी मैं इंटीजर कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे इंट ही चाहिए अभी के लिए। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ना मेरे को ये फिक्स डेटा ही यहाँ से पास करना पड़ेगा, मेरे पास चॉइस नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, इधर आने के बाद मैंने क्या काम करना है, उनको सबको वैल्यू असाइन कर देनी है। दिस डॉट से क्या होता है कि आप उसी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हो किसी भी मेथड के अंदर। तो मुझे इसका नेम एक्सेस करना है। मैं चाहता हूँ जो नेम कंस्ट्रक्टर से आ रहा है वो नेम इसकी वैल्यू बन जाए, तो वो नेम इसकी वैल्यू बन गई। फिर मैं चाहता हूँ कि दिस डॉट जो मेरे पास एज है, जो एज मेरी कंस्ट्रक्टर से आ रही है वो एज इसकी एज की वैल्यू बन जाए। मैं चाहता हूँ दिस डॉट जो सैलरी है, वो सैलरी जो मेरी कहाँ से सैलरी से आ रही है, यानी कि मेरे कंस्ट्रक्टर से आ रही है, वो इसकी ये बन जाए। और इसके बाद यहाँ से क्या होगा, इन सबकी वैल्यू अपने आप असाइन हो गई। फिर मैं चाहता हूँ एक मैथड बनाना, पब्लिक वॉइड मैंने बनाया हुआ मैथड, और इस मैथड का नाम है बेसिकली माई इंट्रो। और ये जो माई इंट्रो क्या करता है, ये माई इंट्रो आपका इंट्रोडक्शन प्रिंट करवाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साउट, और मुझे यहाँ पे कुछ अपना इंट्रोडक्शन प्रिंट करना है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे आ जाओ। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है लेट्स से माई नेम एज। मैं स्पेस दिया हुआ है, मैंने प्लस लिखा हुआ है, तो मैंने नेम दे दिया, ठीक है। फिर मैंने प्लस लिखा हुआ क्योंकि मेरे को जोड़ना है इन स्ट्रिंग्स को, ठीक है। और उसके बाद मेरे को मैसेज देना है पे एंड माई सैलरी एज। और मैंने यहाँ पे सैलरी यहाँ पे डिफाइन कर देना है, मेरे को सैलरी लिख देना है। जब ये वेरिएबल एक्सेस करना हो तो ऐसे प्लस के बाद ब्रेक कर लेना, ठीक है। अब सैलरी हो गई, ठीक है। सो माय नेम इज़ दिस। कुछ और मुझे लगता है यार, कुछ और लिखना चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड आई एम कितने ईयर्स ओल्ड, वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया और इधर मैंने प्लस ये कर दिया। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मेरी वो वाली जो थी वो कनेक्ट हो गई है। और यहाँ मुझे अपनी सैलरी डालनी है प्लस लगा के, तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी क्या, एज आ जाएगी, मेरी एज आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि माई नेम एज, जो भी यहाँ पे नाम आएगा, एंड आई एम इतने, यहाँ पे मुझे लिखना है ईयर्स ओल्ड एंड माई सैलरी एज, ऐसा कुछ आ गया, बस खत्म बात। तो ऐसा मुझे कुछ करना था। तो यार मेरी क्लास बन गई है जहाँ पे नेम एज सैलरी करके 3 वेरिएबल्स हैं। उनको मैं चाहता हूँ जब भी उनका ऑब्जेक्ट बनेगा इस इंट्रो क्लास का, तो अपने आप ये वैल्यू आपको डालनी पड़ेंगी, और वो वैल्यू यहाँ पे इंट्रो मेथड यहाँ पे कॉल की जा सकती है। तो मैं भी इनको कॉल करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा किसका, इंट्रो क्लास का, ठीक है। तो मैं डिफाइन करूँगा इंट्रो, ऐसे आप कुछ लिखते थे मुझे बताओ, इंट्रो। अब इंट्रो का मैंने दे दिया OBJ इज इक्वल्स टू न्यू इंट्रो। अब यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें डालनी पड़ेंगी। पहले मेरा नेम डालना पड़ेगा, मैंने डाल दिया अपना नेम गौरव पांडे, ठीक है, गौरव पांडे। दूसरी मान लेता हूँ मैंने एज डाल दी है यहाँ पे 29। तीसरी मैंने सैलरी यहाँ पे डाल दी है। यार सैलरी तो मैं यहाँ नहीं डाल सकता, बट कुछ और डाल देता हूँ, हालांकि ये भी चीज़ें रियल नहीं है, ना एज ना और कुछ। तो मैं कुछ और यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। लेट्स से मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 30, ठीक है। अब तुम जो भी समझ लो। अब आ जाओ, ये मैंने अभी कुछ 3 डाला हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट कराना। तो मैं लिखूँगा OBJ डॉट माई इंट्रो। तो अभी क्या होगा कि जैसे इसका ऑब्जेक्ट बना, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इन तीनों वेरिएबल्स को ये वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू इस इंट्रो मेथड से प्रिंट हो जाएगी। तो अभी तक ये था। तो मैं पहले करूँगा CD day5। मैं day5 के अंदर आ गया, मैं लिखूँगा जावा C, मेरी फाइल का नाम क्या है, जेनेरिक, ठीक है, डॉट जावा। फिर मैं लिखूँगा जावा, मेरी फाइल का नाम है जेनेरिक, मेरी फाइल का नाम क्या है, जेनेरिक, ठीक है। तो जेनेरिक मैंने कॉल किया, तो अब लिख के आ रहा है माई नेम इज गौरव पांडे, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड एंड माई सैलरी इज 30, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। बट मुझे ना यार, मुझे ये क्या चाहिए था, मैं चाहता था यार इनका कस्टम डिफाइंड है। ये सैलरी या तो नंबर हो सकती है, या फिर एक स्ट्रिंग भी हो सकती है जहाँ पे मैं LPA लिख पाऊँ, या फिर CR लिख पाऊँ, या फिर 1000 लिख पाऊँ, कुछ भी सही, बस समझ आ रही है। बट मुझे कुछ तो यहाँ पे लिखना है। बट ये क्या है प्रॉब्लम, ये मैंने स्टैटिक देके रखी हुई है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ भी नहीं रही है ना। तो मुझे क्या चाहिए, तो हालांकि माना कि ये बहुत सटीक एग्जांपल तो नहीं हो सकता, बट आप ऐसे मान लो जब ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में कि यार मेरे पास ना कुछ टाइप की डेटा टाइप मैं डिफाइन करूँ, जब मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस टाइम मैं डिफाइन करूँ, उस टाइम अभी डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो हो यहाँ पे, एक तो मान लेता हूँ मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेट्स से नेम के लिए मैं N लिख देता हूँ, एज के लिए मैं A लिख देता हूँ, और सैलरी के लिए मैंने S लिख दिया।
तो NAS करके आपने क्या काम किया, 3 टाइप से यहाँ पे जेनरिक डिफाइन कर दिए। अब ये डेटा टाइप को कंट्रोल करेंगे। आपको ना यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, n लिख देना। तो ये n टाइप का आपका नेम हो गया। आपको ना एज नहीं, एज का डेटा टाइप नहीं बताना है, पे ए लिख दिया आपने, एज का डेटा टाइप डिफाइन हो गया ऑटोमेटिकली। सैलरी का भी आपको डेटा टाइप नहीं बताना, तो सैलरी का भी डेटा टाइप डिफाइन हो गया यहाँ पे ऑलरेडी। मतलब जब भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जिस भी टाइप की वैल्यूज पास करोगे ये अपने आप वहाँ पे चली जाएंगी। बढ़िया। अब दूसरा, मुझे यहाँ पर भी इनको डिफाइन नहीं करना, तो मैं चाहता हूँ नेम मेरा एन टाइप का आएगा, एज मेरी ए टाइप की आएगी, और सैलरी जो है मेरी वो भी एस टाइप की आएगी। तो आपने जेनरिक्स डिफाइन कर दिया, ये प्रॉपर्ली जेनरिक में काम कर रहा है, ये प्रॉपर जेनरिक में काम कर रहा है। तो ये मेरी होगी जेनरिक क्लास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ जेनरिक तरीके से चीजें डिफाइन की हुई हैं, जहाँ पे डेटा टाइप आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ये एंगुलर ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कैसा कैसा आप चाहते हो। माना कि मुझे पहली वैल्यू स्ट्रिंग भेजनी है, ठीक है, मैं स्ट्रिंग भेज पाऊंगा। मान लेता हूँ दूसरी वैल्यू मुझे भेजनी है अपनी इंटीजर, तो आपको इंटीजर भेजना पड़ेगा यहाँ से। मान लो तीसरी वैल्यू मुझे भेजनी है स्ट्रिंग, तो वो अपने आप स्ट्रिंग बन जाएगी। आप यहाँ से इंटीजर भी भेज सकते हो, यहाँ से स्ट्रिंग भी भेज सकते हो, बट इससे पहले आपको ये डायमंड शेप लगाना पड़ेगा। इससे होता क्या है, इससे पता चलता है कि भाई मैं ना फोर्सफुली कुछ वैल्यू भेज रहा हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 30 तो आप बोल रहे हो स्ट्रिंग जाएगी, बट स्ट्रिंग तो आपने भेजी नहीं है, तो मुझे स्ट्रिंग भेजनी है। यहाँ से मैं लिख दूंगा लेट्स से 30 LPA, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या है कि ये ऑटोमेटिकली मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ किस टाइप का डेटा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते टाइम मैं भेजूंगा, और वो सारे डेटा टाइप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, मेरा बाय डिफॉल्ट नेम स्ट्रिंग है, एज मेरी इंटीजर है, सैलरी भी मेरी स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं, मैं तीनों को इंटीजर बना सकता हूँ, मैं तीनों को स्ट्रिंग बना सकता हूँ, मैं तीनों को कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास कंट्रोल रहेगा हमेशा, और ये फायदा है आपके जेनरिक क्लासेस का। इसको कंपाइल करूंगा, चलाऊंगा, तुम प्रॉपर्ली काम कर रहा है, आप कंट्रोल कर पा रहे हो। हालांकि इसका बहुत अच्छे से आपको यूज केस तब समझ आएगा जब हम लोग JCF पढ़ेंगे, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, बहुत जल्दी। बट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए। इससे फायदा क्या हुआ, मेरे को डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है अपने क्लासेस के अंदर। जो मैंने जेनरिक्स पास किए हैं, जेनरिक्स के बिहाफ पे मैं चीज़ें डिफाइन कर सकता हूं। जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तब आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे, और वही इसके डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इसका फायदा ये है कि अगर मुझे एक सेमी टाइप की क्लास चाहिए अलग डेटा टाइप के साथ में, तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या कर पाऊंगा, जेनरिक डेटा टाइप्स पास करूंगा और जेनरिक तरीके से कॉल करूंगा, तो अलग अलग चीज़ें चल जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ये इंटीजर के लिए किया हुआ है, मुझे एक स्ट्रिंग के लिए करना है, मतलब एक स्ट्रिंग के लिए किया, मैं एक इंटीजर के लिए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर लूंगा OBJ1, ठीक है। और इस बार मुझे क्या करना है, ये मुझे इंटीजर डालना है, ये कैसा करना है, इंटीजर डालना है। तो इंटीजर, अब यहाँ पे क्या ये एरर आ गई, क्योंकि ये आपकी वैल्यू जो है स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी दे दो। तो माना कि मैंने दिया इस बार 30, तो इस बार यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा। और माई ऑब्जेक्ट लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये, मैं लिखूंगा OBJ1.myIntro। तो यहाँ से मैं दूसरी वैल्यू पास कर सकता हूँ। अरे यार, पांडे की स्पेलिंग तो गलत कर दी मैंने, ठीक है, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं नाम ही बदल दूंगा। माना कि यहाँ पे मैंने कुछ और नाम डालता हूँ, मैं डाल देता हूँ लर्नर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मैंने एज डाल दिया लेट से 19, और कुछ मैंने सैलरी ऐसे कुछ रखी हुई है, ठीक है। अब देखना आप कैसे काम करेगा, ठीक है, प्रॉपर्ली काम करेगा। आपने डेटा डिफाइन भी नहीं किया, तो लिख के रहा माय नेम इज गौरव पांडे, पहले वाले के लिए ऐसे मत चल रहा। दूसरे वाले के लिए बोला माय नेम इज लर्नर एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड एंड माय सैलरी इज दिस। तो आप क्या समझ पाए, यहाँ से मैं डेटा टाइप कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे ना स्पेसिफिकली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है, ये फायदा है आपकी जेनरिक क्लास का। अब जेनरिक मेथड का क्या फायदा होता है, जेनरिक मेथड का फायदा ये होता है कि आप एक मेथड डिफाइन करो और उसी टाइप का आप इनपुट ले पाओ, ठीक है। तो उसमें पैरामीटर्स का क्या टाइप होगा ये आप डिफाइन कर सकते हो आपके तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कुछ चीज़, ठीक है, जैसे माना मुझे यहाँ पे एक ना एक एरे का इनपुट लेना, मैं एक पब्लिक, ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे, इसके बाद में आप जेनरिक यहाँ पे लिख दोगे। माना कि मैंने टी टाइप का एक मैंने डेटा डिफाइन किया हुआ है इस अपने पर्टिकुलर मेथड के लिए, और मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ लेट्स से एरे वैल्यू, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो था वॉइड। वो क्या था, वॉइड, वो था वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और दूसरा जो है ये रिसीव जरूर करेगा एक टी टाइप का एरे, टी टाइप का एक एरे रिटर्न करेगा। और मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करना, तो मेरे को पता भी नहीं है किस टाइप का एरे आने वाला है, और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फॉर ईच लूप। मैंने फॉर लिखा हुआ है क्योंकि टी टाइप की वैल्यू होंगी मेरे एरे के अंदर, तो मैं टी लिखूंगा एक वैल्यू। और फॉर ईच लूप से क्या होता है, 1 बाय 1 करके मेरे को वैल्यू मिलती रहती है। मैंने यहाँ पे ARR लिख दिया, तो 1 बाय 1 करके जो मेरी एरे है उससे वैल्यू मुझे आती रहेंगी, और मैं यहाँ पे इनको प्रिंट कर सकता हूँ वैल्यू को हर एक नई लाइन पे। अब यहाँ पे एक मेथड डिफाइन हो गया, तो अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ ना, तो माना कि मैंने यहाँ पे एक डिफाइन कर लिया, एक बेसिकली एक एरे में डिफाइन करूँगा, तो मेरे पास एक इंटीजर है। यहाँ पे इतना याद रखना तुम्हें ना, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे एक रैपर क्लास के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब पूरा उनको बोलते हैं रैपर क्लासेस, और इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं, खैर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट अभी समझते हैं कि मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला है, मैं इंटीजर टाइप एक एरे डिफाइन करना चाहता हूँ, मैंने लिखा ARR, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ वैल्यूज आ जाएँ। तो मेरी कुछ जो वैल्यूज हैं वो ऐसे हैं 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक इंटीजर पास किया, माना कि मेरे को एक दूसरा एरे डिफाइन करना जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज रहे, तो मैंने कर दिया यहाँ पे str करके एक एरे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इस एरे के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज डाली हुई हैं, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाली हुई है गौरव, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है पांडे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला हुआ है मेंटोर। तो यहाँ पे क्या मैंने 3 वैल्यू डाली हुई हैं, ठीक है। आप लोग कितनी भी डाल सकते हो। तो आपने क्या काम किया, 2 एरे बना लिए यहाँ पे, ठीक है। 2 एरे बना लिए। अब अगर आप कॉल करोगे इसको obj डॉट, मेरे पास क्या था, एरे वैल्यू करके था, तो एरे वैल्यू आ गया मेरे पास, मैं ये एरे वैल्यू मैंने पास किया, और यहाँ पे मुझे अपना एरे पास करना है, तो मैंने एरे पास कर दिया। देखो अब क्या होगा, ये तो इंटीजर जाएगा ऑटोमेटिकली, जिस टाइप का एरे है उसी टाइप का मेरा ये मेथड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा इंटीजर के लिए काम कर रहा है, और वही मैं सेम मेथड को कॉल कर सकता हूँ अपने स्ट्रिंग के लिए भी। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एरे वैल्यू, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया str। तो अब क्या होगा, ये दोनों ही प्रिंट होंगे, दोनों ही चलेंगे, क्योंकि एक बार ये स्ट्रिंग के लिए काम करेगा, एक बार ये इंटीजर के लिए काम करेगा। तो यहाँ से इससे ये फायदा हो गया कि मेरे को डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप का एरे आएगा, जिस भी टाइप का उस टाइप का चला लो, बस समझ रहे, ये फायदा है आपका जेनेरिक्स का, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ रन। तो देखो बार यहाँ पे क्या आ रहा था, मेरा 1 2 3 4 5 पूरा एरे प्रिंट हो गया, फिर गौरव पांडे मेंटर ये भी एरे प्रिंट हो गया है। इन दोनों ने अपना प्रॉपर काम किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई कि मेरे पास में जेनेरिक क्लासेस और जेनेरिक मैथड का क्या फायदा है, कि मेरे को डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यूजर एंड पे जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जब भी इनको कॉल किया जाएगा, तब डेटा डिफाइन हो जाएंगे, तब इनको यूज किया जा सकता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कहीं ना कहीं क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बात समझ आ रही है कि मुझे अपनी चीज़ों को कैसे अरेंज करना है। बढ़िया, उम्मीद करता हूँ तुम्हें मजा तो आया होगा इस बात को समझने में, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे अपने अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो ऊप्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऊप्स कॉन्सेप्ट, अब इस ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्या करना है मुझे, ऊप्स कॉन्सेप्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ पे समझो बहुत ध्यान से। हम लोग कुछ ऐसे इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अनदर ओ ओरिएंटेड, पी से प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, और उसके बाद मैं लिखूंगा पे स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये इसकी फुल फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी फैमिली मैन ओरिएंटेड है, मतलब सिर्फ मेन जो लोग सोचते हैं, जो पुरुष सोचते हैं, उसी थॉट्स पे चलती हैं चीज़ें, या फिर मैं आपसे बोलूं जिसको लोग पैट्रियार्की बोलते हैं, या फिर मैं आपसे बोलूं कि क्या आपकी जो फैमिली है वो विमेन ओरिएंटेड है, मतलब मैट्रियार्की पे चलती है, यानी कि विमेन्स चलाती हैं, सारे डिसीजंस लेती हैं, तो वो क्या होता है ओरिएंटेड, मतलब किसके बिहाफ पे चीज़ें चलने वाली हैं उसको बोलते हैं ओरिएंटेड। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी काम आपका होगा वो ऑब्जेक्ट या क्लास के बिहाफ से ही हो रहा होगा, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट से ओरिएंट होकर चल रही होगी, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। ये हर काम आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट के तरीके से ही चलेगा। बात समझ आ रही है। मैंने आपसे बोला था कि मैं ना डेटा टाइप को 2 तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मेरे को एक इंट लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दूसरा मेरे को इंटीजर ऐसे इंट लिखना, तो ये भी वही बात है, बट फायदा क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये अपने आप में एक रैपर क्लास है, ठीक है, इसको रैपर क्लास बोलते हैं। जब पूरा नाम आप लिख देते हो अपने डेटा टाइप का, और ये मेरे पास में नॉर्मल डेटा टाइप है, जो कि कहीं ना क्लास है ना ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से नॉर्मल जो मेरे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसकी वजह से जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन रैपर क्लास हो जाने की वजह से मेरे पास हम बोलते हैं कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि रैपर क्लासेस में अल्टरनेटिव है इन नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल्स का। बात समझ आ रही है। फिर नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं ये, समझ गए। चलो यार बढ़िया। तो अब मैं बात करूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। ये बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट को याद रखना जिसको हम लोग बोलते हैं CO API, CO API, ठीक है। CO API, जो CO कंपनी का CEO है उसको एक API चाहिए, ठीक है, जिससे अपनी वो चीज़ें चला पाए, तो वो एक CO API हो गया। C से हो गया क्लास, ठीक है। दूसरा मेरा O से हो गया ऑब्जेक्ट, हालांकि E से मेरा इनकैप्सुलेशन है, और A से मेरा अब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। P से मेरा पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। उसके बाद I से मेरा है इनहेरिटेंस। तो ये कुछ 6 जो है मेरे पास में पिलर्स हैं या फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं किसके, ऊप्स के। तो ऊप्स के मेरे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ये 6 पिलर्स, जो कि क्या है, CO API, क्लास, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। हम लोग इस लेक्चर में इनकी थ्योरी समझेंगे,
इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इन टॉपिक्स का, इसका 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 इसका। अब्स्ट्रैक्शन को आप लोग नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब्स्ट्रैक्शन में कुछ कुछ वेरिएशंस पॉसिबल हैं, और मैं नहीं चाहता क्लास बहुत लेंदी खिंचे, क्योंकि हमारे पास और भी टॉपिक हैं इसी क्लास में कवर करने के लिए, ठीक है। चलो, तो पहली तो आप समझते हो क्लास क्या एक ब्लूप्रिंट है जो आप जानते हो, ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करके रखा हुआ है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। ऑब्जेक्ट क्या था मेरे पास में, एक इंस्टांस था, किसका, क्लास का। तो इंस्टांस मतलब जिसकी हेल्प से मुझे कोई भी वैल्यू एक्सेस होगी क्लास के, इंस्टांस ऑफ क्लास। अब बात कर लेते हैं अगला है मेरा इनकैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन, अब यार इसका क्या मतलब है, इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है यार, इसमें ना एक वर्ड है कैप्सूल। सभी लोग कैप्सूल जानते हैं, कैप्सूल के अंदर क्या होता है मुझे बताओ। बहुत सारी मेडिसिन को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या मेरे पास ना कुछ ऐसे एक कैप्सूल बना हुआ है, और इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इन सारी मेडिसिन को, भले इनकी डिटेल आपको बता दी जाए कहीं से, बट सारी मेडिसिन को मैंने क्या किया हुआ है, एक सिंगल यूनिट में रैप किया हुआ है, एक सिंगल यूनिट में रैप किया हुआ है। इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। बढ़िया, सभी लोग समझ गए कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग बात करेंगे, बट इनकैप्सुलेशन समझ गए। इनकैप्सुलेशन मींस कि भाई रैपिंग अप ऑल दी प्रॉपर्टी इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज को बंद कर दिया एक सिंगल यूनिट के अंदर। बहुत अच्छा एग्जांपल आपका क्लास का, तो क्लास देखोगे ना आप, तो क्लास के अंदर क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी रैप कर दी जाती हैं, इनकैप्सुलेट कर दी जाती हैं, ठीक है। तो क्लास इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे एक विद प्राइवेट प्रॉपर्टीज, कि भाई उनको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, विद प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आज हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, आज हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे। सेकंड चीज़ मेरे पास क्या थी, CO API में, तो मेरे पास E हो गया है। अब बात करेंगे अपने इसकी, पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी अब्स्ट्रैक्शन की, तो बात करेंगे, बट उससे पहले मैं बात करूँगा आपसे इनहेरिटेंस की, ठीक है। इनहेरिटेंस, यार इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे आप सोचो ना, हमारे पास क्या इनहेरिट हुआ हमारे पेरेंट्स से, तो हमारी जो आज क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से इनहेरिटेड है ना। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इनहेरिट होकर ऑटोमेटिकली आ जाती है। हम लोग नहीं बोलते पुरखों की चीज़ें हैं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं एक टाइप का इनहेरिटेंस ही है, जहाँ पे एक सीनियर, एक ऊपर वाली जो पीढ़ी है उससे कुछ नीचे वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ मिलता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और वही यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे पास दो क्लासेस हैं, तो क्लास मैंने A दे दिया है यहाँ पे, और मैंने क्लास B दे दिया है, तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर ये क्लास जो B है, ये क्लास A की सारी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहती है, तो इसको इनहेरिट करना पड़ेगा किसको, इस क्लास A को। बात समझ आ रही हो, इनहेरिट करते कैसे, कीवर्ड होता है एक्सटेंड करके, तो अब लिखो दोगे एक्सटेंड्स A, होगा क्या, ऑटोमेटिकली जो भी A की प्रॉपर्टीज थी, A की सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएंगी, B को मिल जाएंगी। किसको मिल जाएंगी, B को मिल जाएंगी। सभी को समझ आ रहा है इनहेरिटेंस क्या है, कि जब भी मेरे पास में एक पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ उसको चाइल्ड क्लास सारी एक्सेस कर ले, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जहाँ पे क्या होगा कि चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास, दैट इज नोन एज द इनहेरिटेंस, ठीक है। ये सिंटेक्स है, अभी समझ नहीं आया होगा आई बिलीव सिंटेक्स वाला पार्ट, बट एग्जाम्पल जब देखोगे तो एकदम समझ जाना है मस्त तरीके से, ठीक है। तो यार मुझे सही लग रहा है कि इनहेरिटेंस मेरे को समझ आया कि यार ये है क्या इनहेरिटेंस और उनका क्या यूज केस है, ठीक है। और आप देखोगे जिस दिन आप जावा के अंदर रियल डेवलपमेंट करोगे उस दिन आपको समझ आएगा इनका सबका बहुत यूज है यार। बहुत प्रोग्राम को ना मॉड्यूलर बनाने के लिए, चीज़ों को कम कोड लिखने के लिए, सोचो ना मेरे को क्लास को 20 जगह यूज करना था, क्या मैं 20 बार डिफाइन करूँगा क्लास को, नहीं, मैं इस क्लास को यूज कर लूँगा 20 टाइम। बात समझ आ रही है, तो वो पॉसिबल मेरा इनहेरिटेंस की हेल्प से, ठीक है, सॉर्टेड है। दूसरा इनहेरिटेंस के कुछ टाइप होते हैं, इसके कुछ टाइप हैं। एक तो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, या वेल एक ही करके लिखता हूँ, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल तो यही था, ठीक है, एक है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो कि इसका ये एग्जांपल था। तो एक सिंगल लेवल होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। फिर दूसरा क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। थर्ड है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। बट सीन क्या है इन तीनों की कैटेगरी का, आपको समझना पड़ेगा कि सिंगल लेवल तो हम लोग समझ गए, ठीक है, एक चाइल्ड क्लास थी उसने अपने पेरेंट क्लास को ले लिया। मल्टी लेवल का मतलब होता है, माना कि मेरे पास में 3 क्लासेस थी, माना एक क्लास A है, एक क्लास B है, एक क्लास C है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मैं चाहता हूँ, ये जो क्लास A है वो B के अंदर आ जाए। तो अब क्या होगा कि भाई ये जो A है ये किसके अंदर आ गई, तो B ने एक्सटेंड कर लिया था किसको, एक्सटेंड्स A। तो अब क्या होगी, A की सारी प्रॉपर्टी B को मिल गई, बट यहाँ जो C है उसने एक्सटेंड कर लिया था B को, एक्सटेंड्स
बी। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ए की सारी प्रॉपर्टी बी को मिली है, बी की सारी प्रॉपर्टी सी को मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सारी प्रॉपर्टी ऐसे इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, लेवल बाई लेवल। मल्टीपल का मतलब होता है कि भाई अगर मेरे पास 3 क्लासेस थी तो मैं एक ही प्लेस पे कर पाऊँ उनको एक्सटेंड। मतलब कुछ ऐसे कि माना कि ए था मेरे पास में, ठीक है, अब यहाँ पे एक मेरे पास बी था, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सी लिखा हुआ ना, मैं यहाँ पे लिख पाऊँ कि एक्सटेंड्स, और ऐसा कॉमा करके लिख पाऊँ एक्सटेंड्स, ठीक है, मैं ऐसा कॉमा करके लिख पाऊँ किसको कि भाई ए कॉमा बी, बट ये पॉसिबल नहीं है जावा के अंदर। मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है इंटरफेस की हेल्प से। इंटरफेस हम लोग पढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी आप समझ लो कि जावा में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, बट इंटरफेस की हेल्प से मल्टी मल्टी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो हम लोग कर सकते हैं, बट बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी फंक्शनलिटी अचीव हो सकती है। बाकी आपको समझ आ गया सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में कई सारी क्लासेस आपस में लेवल बाय लेवल इनहेरिट होती रहेंगी और वो बॉटम तक जाती रहेंगी धीरे धीरे। मल्टीपल में एक ही जगह पे मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करना बोलते हैं, ठीक है यार। तो ये हम लोग समझ गए इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। थर्ड चीज हमारे पास में क्या थी, था पॉलीमॉर्फिज्म। क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि भाई मुझे क्या करना है, देखो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके सामने एक मेंटर की तरह बिहेव कर रहा हूँ कि भाई मैं ना आपका टीचर हूँ तो वैसे, या फिर मेंटर हूँ आपका, तो उस तरीके से आपसे बात करूंगा। लेकिन अब मान लो अगर आप मेरे भाई होते तो मैं आपसे अपने भाई के जैसे बात करता, या फिर मान लो थोड़ी देर के लिए मतलब एक लड़का है वो अपने पेरेंट से वैसे बात करेगा जैसे एक लड़का एक पेरेंट आपस में बात करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक इंसान जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल प्ले करता है, करता नहीं करता मुझे बताओ, है ना, कि भाई एक इंसान ए के सामने अलग तरीके से बिहेव करेगा, इंसान बी के सामने अलग तरीके से बात करेगा, इंसान सी के सामने अलग तरीके से बात करेगा, जैसा उसका उससे रिश्ता है। बात समझ रही है। अब ये क्या है, इस बिहेवियर को बोलते हैं मल्टी बिहेवियर, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपका क्या होगा कि एक ही मेथड होगा, यानी कि आपका एक मेथड अलग अलग सिचुएशन में जब अलग अलग बिहेव करे उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। क्या होता है, रन टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो दो टाइप की कैटेगरी है मेरे पास में, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इससे मैं समझ आता है, ठीक है, हम इनको डिफरेंसेस इनके समझेंगे जब इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो हम लोग बात कर रहे होंगे। कंपाइल टाइम जब आप कंपाइलर लगाते हो ना तभी पता चल जाएगा, और उसके बाद में रन टाइम आपका, जब रन टाइम आपका रन हो रहा होगा प्रोग्राम, उस टाइम पे आइडेंटिफाई होगा, तो उस हिसाब से उनको डिवीजन करते हैं। बट इतना आपको समझ आ गया कि एक ही मैथड अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग जब बिहेव करेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। चलो अब कमिंग टू अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है कि भाई क्या होगा सीन, कि मुझे ना अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखानी है, वो बोलोगे आप अब्स्ट्रैक्शन। जैसे क्या होता है कि क्या पास कार है, तो यार मैं एक ना कार बनाने की कोशिश तो करूंगा, बट पता नहीं कौन सी कार बनेगी, बट यार पता नहीं, जो भी बन जाए तुम लोग समझ जाना, ठीक है। इट्स अ न्यू मॉडल ऑफ, आई डोंट नो विच कार इज, बट ठीक है, इट्स अ न्यू मॉडल। अब यार शुरू कहाँ से एंड कहाँ से आई डोंट नो, बट ठीक है कार है, ठीक है, थोड़ी सी बेकार है बट ठीक है कार है। तो माना कि ये कार है, ठीक है, एक कार है। अब कार के अंदर एक इंजन रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंजन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंजन कैसे काम कर रहा है आपको जानने की जरूरत है। क्या केमिकल जो आपने पेट्रोल डाली वो कैसे आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, कैसे इंजन काम कर रहा है, ये आपको अगर आप चलाना चाहते हो नॉर्मली तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी नहीं है। आपको जब तक इंजन के बारे में बहुत कुछ समझने की जरूरत ना पड़ जाए, अब मैकेनिक ना बन जाओ कुछ खराब होने पे, तब तक आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको तो इतना पता होना चाहिए कि कार के अंदर मेरे को बटन मिलेगी, मैं दबाऊंगा तो सब चल जाएगा, बस इतनी बात पता होनी चाहिए। उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जहां पे क्या होता है कि आपको नेसेसरी फंक्शनलिटी दी जाती हैं और अननेसेसरी चीजों को हाइड कर दिया जाता है, ताकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपकी फंक्शनलिटी मिल रही है, आप उतने से खुश रहो। वो कैसे क्यों बनाई गई है आपको जानने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि भाई हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, एंड शोइंग व्हाट इज नेसेसरी। तो उस केस में क्या होगा कि हम बोलेंगे उसको अब्स्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ आ गई कि अब्स्ट्रैक्शन मेरा क्या होता है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं पूरा उस कॉन्सेप्ट समझ गए, इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके, ठीक है, वन बाय वन करके। चलो, पर उससे पहले मैं आपको अब्स्ट्रैक्शन दिखाऊं, उससे पहले आपको मैं एब्स्ट्रैक्शन दिखाऊं, मुझे यानी ये पूरा सा इंप्लीमेंटेशन दिखाऊं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स। अब ये एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं यार, एक्सेस मॉडिफायर आपने जैसे देखा था ना, आपको याद होगा पब्लिक था मेरे पास में, ठीक है। कुछ अगर अब ना लिखो, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। व्हेन यू डोंट राइट एनीथिंग, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, डिफॉल्ट है,
ठीक है, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, फिर मेरा होगा प्रोटेक्टेड, और फिर मेरा होगा प्राइवेट। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 जो हैं वो एक्सेस मॉडिफायर हैं। अब सब लोग बोलेंगे सर एक चीज़ तो बाकी रह गई है, क्या? स्टैटिक कहाँ आता है? तो स्टैटिक मॉडिफायर्स में नहीं है, बट स्टैटिक कहीं ना कहीं आपको ना कुछ एक्सेस करने में चीज़ें मदद कर देगा, तो वो एक्सेस मॉडिफायर तो नहीं है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर तो नहीं है स्टैटिक, बट जो स्टैटिक है उसका क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सेमी क्लास की किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। तो उस केस में आप क्या करोगे, स्टैटिक डिफाइन कर दोगे और उनको आप बोलोगे स्टैटिक मैथड्स या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स, जिनको आपको एक्सेस करने से पहले उनका ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको स्टैटिक पहले समझाऊंगा, फिर मैं आपको पब्लिक समझाऊंगा, और मैं आपको ना कुछ को लेबल बताता हूँ। पैकेज आपको याद है? मैं थोड़ी ना टेबल एक बना लेता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ जाना है। तो इस टेबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स से एक्सेस मॉडिफायर AM। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सारे मॉडिफायर्स। अरे स्पेस मैंने कम लिए, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में लाइन बनाऊँगा, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। पहला है पब्लिक, दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा है डिफ़ॉल्ट, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तब, और थर्ड है मेरे पास में प्राइवेट। अब यार क्या होता है कि आपने ना एक बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ये भी इरेज कर देना चाहिए, ये लाइन भी मुझे चाहिए नहीं और ये लाइन भी मुझे नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ लाइंस कुछ ठीक है, कुछ ऐसे है। अब यहाँ पे मेरे कुछ वेरिएबल्स हैं यार, क्या क्या आपके एक्सेस के रीजन्स हो सकते हैं। पहले विद इन द क्लास हो सकता है, विद इन द क्लास हो सकता है, सही बात है, यानी उसी क्लास के अंदर मुझे कुछ एक्सेस करना है। तो ये सब आप कुछ भी लिख लो, चाहे पब्लिक बना दो, से प्रोटेक्ट बना दो, सब एक्सेस करवाएंगे आपको उस क्लास के अंदर। कहाँ कहाँ एक्सेस कर पाओगे, मैं उसके लिए येस और नो लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं उसके लिए येस और नो लिखूंगा यहाँ पे। तो ये येस है कि भाई हाँ एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, विद इन द क्लास एक्सेस हो सकता है, ये प्रोडक्ट वाले भी एक्सेस हो सकता है, और ये डिफ़ॉल्ट भी एक्सेस करवा सकता है, ये भी करवा सकता है। अब मैं बात करूंगा कि भाई आउटसाइड पैकेज सेम है, माना कि पैकेज सेम पैकेज बट आउटसाइड क्लास। उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, कि भाई मेरे पास पैकेज सेम है, पैकेज मैंने बनाने बताए थे ना, तो पैकेज मेरा सेम है जहाँ पे कॉमन क्लासेस पड़ी हुई हैं, बट मेरे पास क्या है कि आपको दूसरी क्लास में एक्सेस करना है, तो पब्लिक एक्सेस करवा देगा, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस करवा देगा, डिफ़ॉल्ट भी एक्सेस करवा देगा, बट प्राइवेट नहीं करवाएगा। प्राइवेट बोलता है कि जो भी आपने डिफाइन किया वो सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है, उस क्लास के सिवा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? आप ऑब्जेक्ट बना के भी उस क्लास का एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो बोलता है प्राइवेट। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास में, आउटसाइड द पैकेज, कि भाई पैकेज के मैं बाहर चला जाता हूँ, आउटसाइड पैकेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास ना ये जो है पब्लिक बोलेगा हाँ भाई आउटसाइड भी एक्सेस कर लो, मतलब पब्लिक हर जगह एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड बोलेगा एक्सेस तो कर लो, बट आपको क्लास को क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, आपको इनहेरिट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यस व्हेन क्लास इज इनहेरिटेड, कि आपने इनहेरिटेंस किया हुआ तब तो एक्सेस कर पाओगे, वरना नो। ठीक है, वरना नहीं हो सकता, कि आपने अगर इनहेरिटेंस नहीं परफॉर्म किया, सब क्लास नहीं है, तब तक नहीं हो सकते। ये बात समझ आएगी अभी जब एग्जांपल में आपको दिखूंगा, कोड लिख के दिखाऊंगा तो समझ आएगा। डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो नो है, ये आपको एक्सेस नहीं करने देगा, और प्राइवेट तो वैसे ही नो था। अगली बात करूंगा मैं कि भाई ये आउटसाइड पैकेज मैं मान लेता हूँ विद सब क्लास, तब तो यस था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आउटसाइड पैकेज विदाउट सब क्लास, पैकेज विदाउट सब क्लास। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एक्सेस नहीं होंगे, मतलब ये तो हो जाएगा, पब्लिक वाला हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। समझ गया? तो इन सबके अपने अपने एक एक्सेस लेवल हैं, कि अब इनसे होता क्या है, इनसे सिक्योरिटी मेंटेन रहती है आपके कोड की, कि आपके कोड को किस लेवल तक
एक्सेस किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? और आपका कोड कहीं ना कहीं थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है, इसलिए आप इन सारे कीवर्ड्स का यूज करते हो। और स्टैटिक मैंने आपको बता दिया, जो कि एक में एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, बट अगर आपने किसी भी चीज़ को स्टैटिक बनाया हुआ तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है उसको एक्सेस करने से पहले। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ .js ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, इधर आने में मुझे लिखना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मुझे लिखना है, तो ये मैंने मस्त लिख दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यार इसी क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया है, स्टैटिक नेम इक्वल्स टू, ठीक है, लेट्स से लिख दिया मैंने यार एग्जाम्पल, ठीक है। इसका नाम क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये कैसा है, स्टैटिक है, बट आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा, स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ यहाँ पे साउट, और मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ नेम, तो देखना क्या होता है। मैं रन करूँगा इसको, जावा सी फाइल नेम है मेरा स्टैटिक जावा, मैं करूँगा रन जावा स्टैटिक। तो अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल मेरे पास एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास एक्सेस यहाँ पे आसानी से हो पा रहा है, क्योंकि मैं सेम ही क्लास के अंदर हूँ, इसलिए बाई डिफॉल्ट में हो पा रहा है, ठीक है। मेरे पास बाई डिफॉल्ट में एक्सेस हो पा रहा है। मैं एक चीज़ और ट्राई करता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ चीज़ें और ट्राई करनी है, क्योंकि मैं सेम ही क्लास के अंदर था तो चल पा रहा है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है, और मैं एक नई क्लास डिफाइन करूँगा, ठीक है। दूसरा मैं एक मेथड भी यहाँ पे डिफाइन करूँगा, मेथड भी समझ जाओगे। मैंने एक मेथड डिफाइन, अच्छा स्टैटिक नहीं करूँ तब क्या होगा भाई, तो हो रहा है क्योंकि स्टैटिक है। और ऐसे भी मैं बिना स्टैटिक करके चलाऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैं बिना स्टैटिक करके दिखाता हूँ। मैंने इसको हटाया यहाँ से, स्टैटिक कीवर्ड मैंने हटा दिया, तो बाई डिफॉल्ट क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। अब दो एरर दे रहा है, बोला नहीं कर सकते, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड। ये कैसा नॉन स्टैटिक है, अगर आपको इसको एक्सेस करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे क्लास की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको। तो आपको क्या समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि भाई ये मेरे पास में नॉन स्टैटिक है, क्योंकि आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है। अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना होगा, मतलब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको स्टैटिक एग्जाम्पल यहाँ पे ओबीजे बनाना पड़ेगा इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक, तब तो ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे एक्सेस करना चाह रहे हो कि साउट ओबीजे डॉट नेम कर रहे हो तो ठीक है, तब आपके ऑब्जेक्ट की हेल्प से काम कर रहा है, बट आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। डायरेक्टली अगर आपको एक्सेस करना तो उस प्रॉपर्टी को आपको बनाना पड़ेगा स्टैटिक। आप कर सकते हो, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मेरे को स्टैटिक का क्या मतलब होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि सेम क्लास के अंदर अगर आप चाहते हो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना बिना उसके ऑब्जेक्ट को बनाए, उस केस में उसको स्टैटिक बना दो और वो एक्सेस हो जाएगी। जैसे माना कि मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो उस फंक्शन का नाम है यहाँ पे माना कि मैंने लिखा हुआ है पब्लिक फंक्शन, मतलब कि हर जगह एक्सेस रहे। वॉइड मैंने इसका नाम दिया है इंट्रो, ठीक है। और मुझे नहीं पता मैं इसके अंदर क्या लिखने वाला हूँ, बट कुछ भी ऐसे मैं लिख दूंगा साउट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है हाई, ठीक है, हाई दिस एज इंट्रो, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अगर मुझे इसका एक्सेस करना है अभी तो मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँगा कि भाई इंट्रो, तो ये एक्सेस नहीं होगा, ये देगा मेरे को एरर बोल रहा है क्या कि भाई ये क्या नॉन स्टैटिक है, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जैसे आप पब्लिक स्टैटिक लिख दोगे, अब ये एक्सेस हो सकता है, यानी ये पूरी दुनिया में भी एक्सेस हो सकता है, कहीं पर भी आप इसको एक्सेस कर लो, क्योंकि ये पब्लिक है। दूसरा ये स्टैटिक है, तो इस वजह से आपकी सेम क्लास के अंदर बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस किया जा सकता है। और यही रीजन आप इसको पब्लिक स्टैटिक बनाते हो कि जिस दिन जेवीएम इसको कॉल करेगी मैन मेथड को, तो जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है आपकी क्लास की, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपकी क्लास का नाम क्या रहने वाला है। जेवीएम डायरेक्टली मैन लिखेगा और मैन से एक्सेस कर लेगा उसको। बात समझ आ रही है? तो इससे क्या होगा कि भाई मेरा ये पब्लिक स्टैटिक का ये फायदा था। वॉइड आप जानते हो कि मैन मेथड को रिटर्न नहीं करेगा। स्ट्रिंग आरजीएस का आज आपको मतलब समझ आता है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट लेने के लिए है, हम लोगों ने लिए भी थे, ठीक है, समझ गए। तो स्टैटिक का क्या फायदा, तो ये था स्टैटिक के लिए। अब अगले हम लोग बात कर रहे होंगे, मैं थोड़ी देर बात करूंगा आपके सामने डिफॉल्ट वाले की, ठीक है। तो मैं बात लिखूंगा यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर डॉट जावा, तो मैंने क्लास फाइल बना दी यहाँ पे ऐसे करके कुछ, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि यार मुझे ना दो पैकेजेस बनाने हैं, ठीक है। एक तो यार माना कि मैं पैकेज लिखने वाला हूँ, और इस पैकेज नाम मैं लिखूंगा पैक बन, ठीक है। मैं क्या लिखने वाला हूँ, पैक बन, ठीक है, पैक बन मैंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्योंकि यार ये सेम है नहीं D5, तो ये बोल रहा है भाई D5 होना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, डज नॉट मैच, मुझे मैच ही नहीं कराना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से मैं लिखूंगा यार, कुछ मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरे को कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा यार, एक तो मैं मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक मैंने वर्ड मैन मेथड ले लिया। इसके अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, माना ये फंक्शन है, यहाँ पे एक मैं लिखूंगा पब्लिक, सभी लोग ध्यान से देखेंगे पब्लिक, और ये पब्लिक मैंने लिखा हुआ है। इस पब्लिक के अंदर मैंने क्या लिखना है, इस पब्लिक के अंदर मुझे लिखना है कुछ ऐसे क्या, ये वॉइड है, ठीक है, और इसका नाम है लेट्स से मैंने डेटा करके नाम है इसका, ठीक है। इस फंक्शन का नाम डेटा है, ठीक है, जो कि तुम्हें क्या देगा,
ये एक मैसेज प्रिंट करेगा कि हाई आई एम डेटा, हाई आई एम डेटा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको कॉल कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो बस मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, और कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये मेरा कैसा है, पब्लिक है, मतलब ये हर जगह एक्सेसिबल है। आप चाहो तो पैक बन के एक्सेस कर सकते हो, पैक बन के अंदर कर सकते हो, पैक बन के आउटसाइड भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पैकेज है जिसका नाम पैक बन है, और जिसके अंदर मैंने क्या काम किया हुआ है, एक क्लास बनाई हुई है ये एक्सेस मॉडिफायर करके, और एक मेरे पास मेथड लिखा हुआ है ऐसे करके पब्लिक। मैं दूसरा लिखूंगा यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड, और इसका नाम है वॉइड, माना इसका नाम है डेटा बन, ऐसे पब्लिक डेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे पब्लिक डेटा। तो थोड़ा नाम अच्छा लग रहा है कि भाई समझ आएगा, अच्छा ये पब्लिक डेटा है, ठीक है। आई एम पब्लिक डेटा। वैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे दूसरा मेरे पास में क्या आ जाए, मैंने बॉयड तो लिख लिया, बट मैं लिखूंगा प्रोटेक्टेड डेटा, प्रोटेक्टेड डेटा। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार ये प्रिंट करे मेरा साउट, लिखे यहाँ पे कि हाई आई एम प्रोटेक्टेड डेटा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, तो आपने लिख दिया यहाँ पे वॉइड, और यहाँ पे लिख दो डिफॉल्ट डेटा, डिफॉल्ट डेटा। तो मेरे पास एक तीसरा फंक्शन है जिसका नाम है डिफॉल्ट डेटा, और जो कि कुछ प्रिंट करेगा वैल्यू साउट, ठीक है। यहाँ मैं लिखने वाला हूँ कि हाई आई एम डिफॉल्ट डेटा, ठीक है, डिफॉल्ट डेटा। ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सही लग रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं सॉर्टेड है मेरा, है ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये मेरे पास तीन मेरे पास मेथड हो गए। एक मैं बनाऊंगा प्राइवेट, ठीक है, एक मैं बनाऊंगा प्राइवेट, मैं लिखा प्राइवेट, और इस प्राइवेट का नाम मैं रखने वाला हूँ वॉइड, और कहीं ना कहीं मैं प्राइवेट वॉइड, और इसका नाम रखूंगा मैं प्राइवेट डेटा, ठीक है, प्राइवेट डेटा। अब सभी लोग समझेंगे ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। मैंने कहा साउट, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हाई आई एम प्राइवेट डेटा, ठीक है। तो अब क्या मेरे पास में चार मेथड ऐसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, ये चारों मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर्स थे, मैंने ऐसे इनको डिफाइन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब ऐसे साउट, अगर मैंने मतलब भी कॉल भी करना है तो उस केस में कर सकता हूँ कि यार दिस इज कमिंग फ्रॉम मैन मैथड, ठीक है। बस मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट मैंने फिर भी लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैन मैथड। तो इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, बट फिर भी मैंने लिख दिया फ्री में। बट मेरे को समझ जाता है मेरे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं, चार मेरे पास फंक्शंस हैं जिनके पास ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। अब मैं करूँगा इसको कंपाइल, ठीक है, मैं करूँगा इसको कंपाइल। अब मुझे कैसे कंपाइल करना है यार, इसको लिख लो यहाँ। तो लिखोगे जावा सी -d, right, then in the same location I want, so I'll put this same directory, and the file name was access modifier। सो मैंने ये कर दिया है। अगर आप देखोगे तो पैक बन करके अपने एक फोल्डर बन गया जिसके अंदर क्लास फाइल आ गई है एक्सेस मॉडिफायर करके, बात समझ आ रही है। अब मुझे क्या करना है, उसको रन करना, भी थोड़ी देर के लिए मैं रन कर सकता हूँ क्या, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जावा, और इस फोल्डर का नाम क्या था, पैक बन, करेक्ट, डॉट एक्सेस मॉडिफायर, ऐसा लिखूंगा तो बोल रहा है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम मैन मैथड, मतलब ये मेरी क्लास जो प्रॉपर्ली चल रही है। वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे एक नया बनाना है, एक नया पैकेज बनाना है, ठीक है। उससे मैं क्या करूँगी, नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पे, और उस फाइल का नाम क्या है, लेट्स से इसका नाम क्या रख लेते हैं, ठीक है, अनदर पैक डॉट जावा, ठीक है, मैंने रख लिया ये। और यहाँ पे मैं एक नया से लिखूंगा फिर से एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इसके अंदर मैं गया। इधर जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एक पैकेज 2 बनाना है, ठीक है, पैक 2, मैंने इसको पैक 2 बना दिया है, ये पैक 2 हो गया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, वैसे करके बेसिकली ना एक डिफरेंट पैकेज है ये, ठीक है। इस डिफरेंट पैकेज में मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाए। कौन सी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी एक्सेस मॉडिफायर वाले की, ठीक है, कौन कौन सी ये प्रॉपर्टी है मेरे पास। एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम है ये पब्लिक डेटा करके, बात समझ आ रही है। मुझे ये एक्सेस करना है पब्लिक डेटा को, कहाँ पे, अनदर पैकेज के अंदर। क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, यस मैं कर सकता हूँ क्या, मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक बार एक्सेस मॉडिफायर, जबकि ये दूसरा अपने आप में तो इंपोर्ट भी हो गया, पैक बन से पैक बन एक्सेस मॉडिफायर वाली क्लास आ गई है। और उसके बाद मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मैं लिखूंगा इसको obj इक्वल्स टू न्यू एक्सेस मॉडिफायर। अब इससे अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ इसको चलाने का, मैं लिख दूंगा obj डॉट पब्लिक डेटा, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे पब्लिक डेटा। अब इससे यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं इस फाइल को चलाता हूँ तो यार ये तो दूसरे पैकेज में जाएगी, एक तो जाएगी नहीं जाएगी, बट ये चलना चाहिए। तो मैं एक चला के दिखाता हूँ आपको। मैं लूँगा जावा C -d, मेरे पास डॉट स्लैश, मैं चाहता हूँ सेमी डायरेक्टरी में बने, और इसका नाम रहेगा, मेरी फाइल का नाम क्या है, अनदर पैक, ठीक है, अनदर, यहाँ पे क्या है, जावा C अनदर पैक,
डॉट जावा। तो अभी अगर आप देखोगे दूसरा पैक बन गया जिसके अंदर दूसरी क्लास फाइल गई, तो मेरा दो पैकेजेस हैं, पैक 1 और पैक 2, जिसके अंदर ये दोनों मेरे पास सेपरेट क्लासेस हैं। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा जावा और मेरी फाइल का नाम यहाँ पे क्या है, अनदर पैक ना, तो मैं लिखूंगा किसके अंदर है ये, पैक 2 के अंदर, तो पैक 2 डॉट अनदर पैक, अनदर पैक लिख दिया। तो अब मैं इसको हिट करूंगा तो चल रहा है कि हाई आई एम पब्लिक डेटा। कहाँ से ये आ रहा है मुझे बताओ, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके इस वाले पैकेज से, पैकेज 1 से, पैकेज 1 से, जो कि अभी फाइल थी आपकी ये एक्सेस मॉडिफायर करके, जिसके अंदर आपने पब्लिक डेटा करके डिफाइन किया हुआ था, वहां से ये आ रहा है। मतलब पब्लिक हर जगह एक्सेसिबल है। अभी हम लोग कहाँ हैं, दूसरे पैकेज के अंदर हैं, विद इन द सेम पैकेज हम लोग कर सकते थे पब्लिक से, है ना, हम लोग वहां पर भी ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं, सही बात है। और यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार सुना आपको ये एक्सेस मॉडिफायर के अंदर वापस जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, मुझे अगर यहीं पर भी एक्सेस करनी है मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपनी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक्सेस मॉडिफायर का, एक्सेस मॉडिफायर ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू एक्सेस मॉडिफायर। अब अगर मुझे यहाँ पे पब्लिक वाला एक्सेस करना, मैं कर सकता हूँ ओबीजे डॉट पब्लिक डेटा, ये चलेगा प्रॉपरली। ये है कहाँ पे, ये मेरा है एक्चुअली पैक 1 के अंदर, तो जावा पैक 1 एक्सेस मॉडिफायर, तो ये तो चल रहा है। अरे यार कंपाइल नहीं किया मैंने, ठीक है, मेरे को कंपाइल करना पड़ेगा, तो मैंने पहले तो कंपाइल करता हूँ। ये तो अनदर पैक हो गया, ये हो गया मेरे पास में एक्सेस मॉडिफायर, मैंने कंपाइल पहले कर लिया। अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, पैक 1 एक्सेस मॉडिफायर। अगर आप देखोगे लिख के आ रहा है यहाँ पे क्या, कि दिस इज कमिंग फ्रॉम द मैन मेथड एंड हम पब्लिक डेटा। ये कहाँ से आ रहा है मुझे बताओ, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका यहाँ से आ रहा है, ये तो ये डेटा आया और एक ये डेटा आया, मतलब पब्लिक वाला जो है, अच्छा प्राइवेट डेटा हो गया क्या, मुझे पब्लिक एक्सेस करना था, प्राइवेट तो है ही सेम में, मुझे पब्लिक को दिखाना था हालांकि, तो मैं पब्लिक कर लेता हूँ फिर से, तो पब्लिक डेटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं दोबारा इसको कंपाइल करूंगा, मेरा कंपाइल हो गया एक्सेस मॉडिफायर, मैं दोबारा इसको रन करूंगा, तो कह रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम द मैन मेथड एंड पब्लिक डेटा। होगा क्या कि अगर कोई प्रॉपर्टी पब्लिक है तो विद इन द क्लास एक्सेसिबल है, सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है, आउटसाइड दी पैकेज एक्सेसिबल है, ठीक है, आउटसाइड द पैकेज विदाउट सब क्लास एक्सेसिबल है। ये मैंने क्या किया, कोई सब क्लास बनाई क्या, नहीं बनाई, क्या मैंने कुछ लिखा, नहीं लिखा। तो ये नॉर्मली क्या हो रहा है, मेरे पास दूसरे पैकेज के अंदर एक क्लास पड़ी हुई थी, वरना उसके अंदर कुछ लिखा तब भी मैं एक्सेस कर पाऊंगा, जो मैंने इसमें किया था अनदर पैक के अंदर, पैक 1 के अंदर की जो फाइल थी वो मैंने यहाँ पे एक्सेस की है, ठीक है। लेकिन क्या मैं और कुछ एक्सेस कर पाऊंगा, चलो अब अपन दूसरा ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। इस बार मेरा काम है प्रोटेक्टेड को एक्सेस करना, प्रोटेक्टेड को एक्सेस करना। तो अब ये क्या है, मेरे को प्रोटेक्टेड को एक्सेस करना है यहाँ पे, ठीक है, किसको ना, प्रोटेक्टेड को एक्सेस करना है। तो कैसे करोगे, लिखो ओबीजे डॉट, अब लिखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड डेटा, बट ये आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये देगा आपको एरर। मैं इसको कंपाइल करूंगा पहले, जावा सी हाइफन डी, यहाँ पे क्या है, अनदर पैक है ना, जावा सी हाइफन डी डॉट स्लैश इन द सेम डायरेक्टरी अनदर पैक डॉट जावा। तो ये मेरा कंपाइल हो गया, बट ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस, भाई यहाँ पे क्या है, बोला एरर आ रही है, प्रोटेक्टेड डेटा हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस ना एक्सेस मॉडिफायर। आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको लगाना पड़ेगा इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस कैसे लगाते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। मतलब कि जो ये एक्सेस मॉडिफायर है, इस क्लास के बाहर आके आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स किसको, एक्सेस मॉडिफायर को, एक्सेस मॉडिफायर। तो ये जो आपकी क्लास है अब ये प्रॉपर्ली चल पाएगा। तो अपने क्या है, जो एक्सेस मॉडिफायर क्लास को आपने इंपोर्ट किया हुआ है, जो कि दूसरे पैकेज से आ रही है ना, दूसरा पैकेज है मेरे पास में। अब ये क्या होगा, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। होगा क्या कि जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर की हैं वो सब किसको मिल गई, अनदर पैक को मिल गई, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। हालांकि मैं आपको सेपरेट करके भी दिखाऊंगा तो आपको और समझ आ जाएगा, बट अभी इतना समझ रही क्या इनहेरिटेंस है, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर जो क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टियां मिल चुकी हैं अनदर पैक को। अब आप इसको एक्सेस कर पाओगे। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो चल जाएगा मस्त। अरे अब क्या हो गया भाई, इसको सी डेटा हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस एंड एक्सेस मॉडिफायर। अरे वो ठीक है ना, मैंने किया तो है, इसको सेव नहीं हुआ क्या, ये सेव नहीं हुआ था प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, जावा सी, अरे हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस एंड एक्सेस मॉडिफायर, हाँ तो विच इज फाइन ना, मेरे पास दूसरा पैकेज है ना, मेरे पास दूसरा पैकेज है। और मैं क्या कर पा रहा हूँ कि दूसरे पैकेज के अंदर मैंने इसको एक्सटेंड किया हुआ एक्सेस मॉडिफायर को, ठीक है। क्या वो पब्लिक क्लास नहीं थी, क्या मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक क्लास थी यार, ये सही बात है, ये तो पब्लिक क्लास थी एंड मैं इसको एक्सेस करना चाहिए था मेरे को, इसको प्रोटेक्टेड वाले को। प्रोटेक्टेड मैं एक्सेस कर रहा हूँ अपने अनदर पैक के अंदर, और ये मेरे से बोल रहा है कि भाई उसका प्रोटेक्टेड एक्सेस है ना, ये मेरे से बोल रहा है प्रोटेक्टेड एक्सेस है, हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन एक्सेस मॉडिफायर, विच इज फाइन ना। कंपाइल करो भाई इसको, मैं इसको कंपाइल करने की तो कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और ये एक्सटेंड्स भी हो गया है, एक्सटेंड्स भी हो गया है, आई शुड हैव एबल टू एक्सेस दिस थिंग, ठीक है।
अच्छा, एक तो मुझे लग रहा है आपने दूसरा प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है कि आपने इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अनदर पैक का। आपने एक्सेस मॉडिफायर का तो बनाया, बट एक्सेस मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते, बट अच्छा ये एक्सटेंड हुआ तो अनदर पैक का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब एक्सेस होगा। अभी आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो किसका बनाया? एक्सेस मॉडिफायर का, सब क्लास का नहीं बनाया, आपको सब क्लास का बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो अनदर पैक, ठीक है, माना कि मैं लिखा ओबीजे बन इक्वल्स टू न्यू अनदर पैक। अब क्या होगा कि भाई अब ऑब्जेक्ट बना आपके सब क्लास का, तो अब आप यहाँ से ओबीजे बन से एक्सेस करनी चाहिए बेसिकली, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये सही चलेगा अनदर पैक। अब दो मस्त चल रहा है क्योंकि भाई आप फिर से एक्सेस मॉडिफायर से कर रहे हो, जो कि नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे पैकेज के अंदर वो क्लास अवेलेबल है। आपके पैक 2 में तो नहीं है ना ये, आप पैक 2 में हो, बट पैक 2 में तो नहीं है ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अनदर पैक मेरा दूसरे में पड़ा हुआ है, बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। ये सब क्लास तो एक्सेस कर सकती है किसकी प्रॉपर्टी को? एक्सेस मॉडिफायर की प्रॉपर्टी को। जो भी मेरे पास प्रॉपर्टीज थी इस क्लास के अंदर वो सारी किसको मिल गई हैं? अनदर पैक को, वो एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, ठीक है, पैक 1 हो गया, पैक 2 पे आ जाओ भाई, पैक 2 अनदर पैक। अब देखो मैं पहले क्या, आई एम पब्लिक डेटा, आई एम प्रोटेक्टेड डेटा। मतलब क्या कि मैंने क्या किया, इनहेरिटेंस लगाया, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, एक तो मैं विद इन द क्लास तो था ही, सेम पैकेज में कर ही सकता था, बट आउटसाइड द क्लास में कर सकता हूँ प्रोटेक्टेड वाले को इजिली। लेकिन आउटसाइड द पैकेज मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस परफॉर्म करना पड़ेगा, तब मैं कर सकता हूँ विद द सब क्लास। बिना सब क्लास के नहीं कर सकता, ये मैंने देख लिया। अब करता हूँ डिफॉल्ट की बात। क्या मैं डिफॉल्ट को एक्सेस कर सकता हूँ? ओबीजे बन, पहले ओबीजे से करके दिखाता हूँ मैं। डिफॉल्ट डेटा ये नहीं होगा, आप इसको कंपाइल करो, अनदर पैक, ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, इज नॉट पब्लिक इन एक्सेस मॉडिफायर, समझ रहे हो, तो इसको नहीं कर सकते। अच्छा ओबीजे बन लिख दूं तो होगा क्या? तब भी नहीं होगा, सब क्लास बना के भी नहीं होगा। अरे यार कंपाइल करो भाई अनदर पैक को, क्या बोल रहा है, ठीक है, टाइप ऑफ अनदर पैक, यहाँ पे क्या बोला, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये क्या कर पा रहा है, ओबीजे बन उसको मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि कभी होता ही नहीं है इनहेरिटेड, ठीक है, बढ़िया। तो ये मेरे से बोला कि अनदर पैक कैन नॉट फाइंड सिंबल ओबीजे बन, कहाँ पे नहीं मिल रहा भाई इसको अनदर पैक के अंदर, ओबीजे बन तो ये रहा ना, बट डिफॉल्ट डेटा इसको नहीं मिल पा रहा। रीजन इज वही है, रीजन भाई यहाँ पे क्या है, रीजन वही है कि यो एक्सेसिबल ही नहीं है, पता ही नहीं है इसको कि वो एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। तो बढ़िया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेथड का मुझे पता नहीं चल पा रहा, तो ये एक्सेस नहीं होगा। अब डिफॉल्ट वाला एक्सेस नहीं हो सकता दूसरे पैकेज के अंदर, वो बात हम लोग समझ गए। पब्लिक हो सकता है, क्या प्राइवेट होगा? चलो प्राइवेट तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होगा, इम्पॉसिबल। सो ओबीजे डॉट आप करो प्राइवेट डेटा को एक्सेस, प्रोटेक्टेड नहीं, प्राइवेट डेटा, ठीक है। क्या करोगे, ओबीजे डॉट प्राइवेट, बल्कि यहाँ तो दिखा भी नहीं रहा है, बोल लगी तुम्हें सजेशन भी नहीं देंगे, ये बोला प्राइवेट डेटा है, नहीं कर सकते। द मैथड प्राइवेट डेटा फ्रॉम द टाइप एक्सेस इज नॉट विजिबल। तो जो डिफॉल्ट होगा और जो आपका कैसा होगा, प्राइवेट होगा, विजिबल तक नहीं होगा, अब एक्सेस ही नहीं कर सकते, अब एक्सेस ही नहीं कर सकते, कंपाइल करोगे एरर थ्रो कर देगा। देखो ये समझ रहे हो, समझ गया। तो यार ये सिनेरियो था मेरे पास में, ये सिनेरियो था जिसको हम लोग नहीं कर सकते। तो आपको समझ आ गया कि ठीक है, मेरे पास पब्लिक प्राइवेट में क्या है, डिफॉल्ट वाला विद इन क्लास कर सकते हैं, विद इन क्लास प्राइवेट भी हो सकता है, सेम पैकेज के अंदर डिफॉल्ट हो सकता है बट प्राइवेट नहीं होगा दूसरी क्लास में। दूसरा आउटसाइड द पैकेज प्रोटेक्टेड हो जाएगा और आपको सब क्लास बनानी पड़ेगी, बट डिफॉल्ट और प्राइवेट नहीं होंगे। सिमिलरली आउटसाइड द पैकेज विदाउट सब क्लास भी नहीं होंगे, बेस सब क्लास विदाउट सब, दोनों तरीके से नहीं हो सकते। आउटसाइड द पैकेज ये पॉसिबल ही नहीं है, डिफॉल्ट और प्राइवेट। प्रोटेक्टेड पॉसिबल है अगर आपने सब क्लास बनाई हुई है, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो है सेम पैकेज के अंदर काम करता रहेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। प्राइवेट जो है सेम क्लास के अंदर काम करेगा, दूसरी क्लास में भी आप भले ही सेम पैकेज है आपका, पर फिर भी आप नहीं कर सकते। चलो यार, तो ये आप समझ गए कि एक्सेस मॉडिफायर मेरे कैसे काम करते हैं, और ऊप्स के आप प्रॉपर्ली थॉरोली एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऊप्स का हम लोग प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। तो पहला हम लोग समझते हैं इनहेरिटेंस के लिए। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा इनहेरिटेंस करके, इन लेट्स से, या फिर इनकैप्सुलेशन बनाते हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेशन डॉट जावा। अब समझो यहाँ पे, हालांकि इनकैप्सुलेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं एक बार, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब यहाँ पे क्या, मैंने कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, ठीक है, मैंने कर दी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट है मेरा नेम, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे डेटा डिफाइन करो स्ट्रिंग नेम। अब क्या होगा, आपको इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, आपको इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे? देखो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, भाई स्टैटिक तो है नहीं जो नॉर्मली बिना ऑब्जेक्ट के कर लो, ठीक है। मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पहले तो, इनकैप्सुलेशन का, इनकैप्सुलेशन, और इसका मैं नाम देने वाला हूँ ओबीजे इक्वल्स टू न्यू इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, इधर आने के बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल लाइक साउथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मुझे लिखना है यहाँ पे क्या कि ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है उसका मेरे को नेम एक्सेस करना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसे मेरे को नेम एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं कर सकता हूँ क्या, चलाओ भाई जावा सी, फाइल का नाम क्या है, इनकैप्सुलेशन डॉट जावा। अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से कंपाइल तो हो गई, बट मैं रन करूँगा जावा इनकैप्सुलेशन, अरे इनकैप्सुलेशन,
आया नहीं यार, अच्छा EN नहीं था, इनकैप्सुलेशन ये आ गया। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या आ रहा है, नल एक्सेस हो पा रहा है, यानी अच्छा आपने कुछ वैल्यू नहीं डाली इसलिए नल हो रहा है। मैं कोई बात नहीं, मैं कुछ और डाल देता हूँ वैल्यू यहाँ पे, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे गौरव पांडे, गौरव पांडे, बढ़िया। तो अब मैंने ऐसा कुछ ऐसा करना है, तो अगर आप देखोगे ना तो अभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, सेम क्लास के अंदर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्राइवेट थी। बट मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने एक नई क्लास डिफाइन की हुई है यहाँ पे, क्लास जिसका नाम क्या है, इंट्रो क्लास है। और इस इंट्रो क्लास के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऐसे प्राइवेट जो मैंने डाला हुआ है यहाँ पे कमांड X, और मैंने यहाँ पे इसको डाला हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, मैं इसको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ किसका, इस वाली क्लास का, जो इंट्रो क्लास है। मैंने क्या, इंट्रो, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे OBJ=न्यू इंट्रो। तब ये क्या करेगा, आपका प्राइवेट वाला एक्सेस नहीं करने देगा। और भाई ये क्यों आ रहे हो, है ना, मैंने कुछ अच्छा ये जेनरिक डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सही दिख रहा है, सही दिख रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या किया, इंट्रो डिफाइन किया, हमको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट है, ये विजुअल ही नहीं है। प्राइवेट आपको पता है ना, ये दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन, आपकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एक रैप हो गई एक सिंगल यूनिट के अंदर, उस यूनिट का नाम है इंट्रो। ये बाहर एक्सेस नहीं है, इनका पूरा नाम इंट्रो हो गया है। अब इसके अंदर जो भी करना है वो आप कर लो, बात समझ रही है। अब यही प्राइवेट प्रॉपर्टीज को फिर एक्सेस कैसे किया जाएगा आउटसाइड इस क्लास के, तो उनको एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो गेटर एंड सेटर। गेटर का मतलब होता है वैल्यू को गेट करो, सेटर का मतलब होता है वैल्यू को अपडेट करो। तो यहाँ पे क्या करो, पब्लिक मेथड डिफाइन करोगे, इनको आप गेटर सेटर बोलोगे। तो पब्लिक वॉइड, माना कि मेथड में कर लेता हूँ गेट नेम करके, इसको बोलोगे अब गेटर। अब ये क्या कर रहा है कि आपका नाम यहाँ से प्रिंट करवाएगा, ठीक है। मैं करूँगा रिटर्न दिस डॉट नेम, ठीक है। इससे क्या होगा, अरे वॉइड मेथड कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ओहो हो वॉइड कर दिया मैंने, ठीक है। मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है, अरे स्ट्रिंग स्पेलिंग तो गलत लिख दो यार, मतलब सही लिख दो, गलत तो लिख ही दी है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये पब्लिक मेथड है, इसको बोलोगे अब गेटर मेथड। तो गेटर मेथड वो पब्लिक मेथड होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल करवाते हैं। तो ये क्या हो गया, गेटर मेथड हो गया। वैसे आपको क्या करना है, एक सेटर मेथड डिफाइन करना है अपडेट करने के लिए, सेटर मेथड, ठीक है। गेटर मेथड यूज टू एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टीज आउटसाइड द क्लास, ठीक है। बढ़िया, सही है, सॉलिड है, सही यार। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, अगला मैंने एक पब्लिक, अब एक सेटर मेरे को बनाना है, यूज्ड टू अपडेट द प्रॉपर्टीज आउटसाइड द क्लास, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो एक्सेस तो हो नहीं सकती बाहर, जो आप उन्हें अपडेट कर लो, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर ही कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, और इससे डेटा आपको प्रोटेक्टेड रहता है। तो उसके इसमें लोग करते हैं। तो मैंने एक पब्लिक मेथड डिफाइन करना है, पब्लिक, और मैं यहाँ पे लिखूंगा यार, माना कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड, और ये वैल्यू लेगा, मैंने सेट नेम करके मैंने डिफाइन कर दिया मेथड यहाँ पे, ठीक है। अब इस मेथड का काम है कि स्ट्रिंग वैल्यू को लो, इस स्ट्रिंग वैल्यू को लेने के बाद में उसको अपडेट करो, ठीक है। इसका नाम मान रख लेता हूँ न्यू नेम, अगर कुछ भी सही, न्यू नेम। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो दिस डॉट नेम है, क्योंकि सेम क्लास अंदर एक्सेस करो तो दिस लगाना पड़ेगा आपको, न्यू नेम हो जाए, कि जो भी यूजर डाले ना भाई वो नेम हो जाए। तो इससे क्या होगा, ये पूरा एग्जाम्पल जो किसका एग्जाम्पल है, इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि हियर ये कमेंट्स हैं, ठीक है। हियर इंट्रो मेथड लाइक इंट्रो क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। भाई क्यों है, क्योंकि भाई देखो ना, पूरा कहीं ना कहीं आपने पूरी क्लास को इनकैप्सुलेट किया हुआ है। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए उनसे चीज़ें। मतलब सीन ये है कि ये सारी एक सिंगल यूनिट अंदर रैप हो गई, बात समझ आ रही है। अब बहुत सारी चीज़ों को एक सिंगल प्रॉपर्टी, एक सिंगल यूनिट अंदर रैप कर पा रहे हो, और जिसका नाम है इंट्रो की हेल्प से आप इन सबको एक्सेस कर पाओगे, और इसको बोलोगे इनकैप्सुलेशन। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने इंट्रो डिफाइन किया, मुझे नेम तो नहीं मिल सकता, बट मैं OBJ डॉट क्या कर सकता हूँ, गेट नेम जरूर कॉल कर सकता हूँ, ये मेरे को नेम जरूर दे देगा। और वैसे अगर मेरे को अपडेट करना है तो मैं OBJ डॉट सेट नेम करके यहाँ पे एक नया नाम डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया लेट्स से लर्नर, ठीक है, लर्नर। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा साउट, और साउट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है दोबारा से, ठीक है, OBJ डॉट गेट नेम। तो अब देखोगे तो ये अपडेट हो चुका होगा। मैं इसको रन करूंगा दोबारा से,
सो अब ये मेरा क्या था, जावा सी इनकैप्सुलेशन, जावा इनकैप्सुलेशन। अगर आप देखोगे तो गौरव पांडे लर्नर आ रहा है, तो यहाँ से क्या और मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, यहाँ से मैं अपडेट कर पा रहा हूँ सेट कैल से, यहाँ से मैं फिर से प्रिंट कर पा रहा हूँ। बस समझ आ रही है, ये क्या पूरा एग्जाम्पल इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि नॉर्मली एक्सेस नहीं हो सकती, यानी उसी एक कैप्सूल के अंदर रहेगी, उसको एक्सेस करने के मैं पब्लिक 2 मेथड बना लिए, और ये पूरी जो क्लास है इसकी हेल्प से मैं काम कर पाऊंगा। तो मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी एक कैप्सूल के अंदर रैप हो गई हैं, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। समझ गए? बढ़िया। मैं एक अगला एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ अपना, किसका अगला एग्जाम्पल था, इनहेरिटेंस का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं एक नई क्लास बनाऊँगा जिसका नाम है इनहेरिटेंस, ठीक है, डॉट जावा। और यहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे 2 क्लासेस बनानी है लेट से, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यार कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। मैं मतलब ले लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली, और मैं यहाँ पे गया, मुझे ना 2-3 क्लासेस बनानी है। एक तो क्लास ए बनानी है, इस क्लास ए को मैंने बना लिया, फिर मुझे क्लास बी बनानी है, मैंने क्लास बी बना ली, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि क्लास ए के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मान लेता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी। लेट से एक स्ट्रिंग करके मनी पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो मनी है मान लेता हूँ ये थोड़ी देर के लिए 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 लाख, ठीक है। तो ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो मेरे पास क्लास बी है इसको भी ये मनी मिल जाए। नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्सपेंस है इसके पास में, स्ट्रिंग इसका क्या एक्सपेंस है कि भाई ये खर्चीला आदमी है, ठीक है, एक्सपेंस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसके पास ना जो 5 लाख का एक्सपेंस है, 5 लाख। अब क्या करना है इसको, अब क्या करना है इसको चाहिए पैसा। अब पैसा कहाँ से चाहिए, इसको एक्सेस करना है जैसे क्लास बी से। क्या ये एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता, ये एक्सेस नहीं कर सकता। क्लास जो एक ही प्रॉपर्टी है वो बी एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा बी ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है, ये मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मेरे को यहाँ पे ओ बी जे, जैसे मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल मतलब साउट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ओ बी जे डॉट, अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंस करता हूँ तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं साउट ओ बी जे डॉट क्या कर दूँ यहाँ पे, मुझे ये करना है मनी, तो नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं फील्ड इसके अंदर। अगर आप चाहते हो कि एक ही सारी प्रॉपर्टी जितने के अंदर इसके वेरिएबल लिखे हो, सारा कंटेंट किसके अंदर आ जाए, बी के अंदर आ जाए, तो इसको कर दोगे इनहेरिट। और कैसे करते हो, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। तो एक्सटेंड से ए, इससे क्या हो रहा है कि जो मेरी बी क्लास है उसके पास में ए क्लास का कोड आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास में इनहेरिटेंस है। अब आप क्या कर पाओगे, एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, दोनों प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। मैं लिख दूंगा जावा सी यहाँ पे, और इस फाइल का नाम है इनहेरिटेंस, तो ये आ जाएगा ऐसे, जावा सी के बाद जावा इनहेरिटेंस, और ये मस्त चल रहा है। देखो 5 लाख 10 लाख, तो इसको ये किसका एग्जांपल हो गया, इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। अब बात करेंगे अगला एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म की। तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने एक नई फाइल बनाता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म डॉट जावा। मैं इसके अंदर आ गया, मॉर्फिज्म की स्पेलिंग गलत है तो सही कर लेता हूँ यार, हालांकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ठीक है, जब डालना हो तो सही नाम डालूँ। मैंने पॉलीमॉर्फिज्म डाल दिया। उसके बाद मुझे पे क्या, एक मैन मेथड चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मैंने ले लिया। इसको लेने के बाद मैं गया टॉप पे, और टॉप पे यहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना है, बेसिक टॉप पे भी खैर रहने तो मुझे अपने 2 मेथड डिफाइन करने हैं, ठीक है, 2 मेथड डिफाइन करने हैं। तो मेरे पास एक था एक यार, मैंने बेसिकली क्या, एक पब्लिक मेथड है पब्लिक, ठीक है, और इस मेथड का माना कि मेथड जो है कुछ लेट्स से इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका नाम है ऐड, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स आने वाले हैं, इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी को, ठीक है। एक ही मेथड हो गया मेरे पास। दूसरा और मेथड है, याद रखना आप, दोनों सेम मेथड हो नहीं सकते यहाँ पे। एक तो पहले इंट ऐड, मैं लिखूंगा इंट ए इंट बी, ये दे देगा एरर मेरे को, ये बोलेगा सेम मेथड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करूँगा कि भाई अब ये क्या कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कि मेथड के नाम क्या है। अब यहाँ पे दोनों के सेम अगर डेटा टाइप सेम पैरामीटर्स हैं तो ये 2 आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके लिख दो 3 इंट सी, अब ये चल जाएगा। तो अब क्या प्रॉब्लम है कि मेरा मेथड का नाम तो सेम ही है ऐड, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हैं। इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब क्यों ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि भाई आपके पास में सेम ही मेथड है ऐड, वो अलग अलग बिहेव कर रहा है अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि यार ना मेरा एक बड़ा खतरनाक दोस्त है, अब वो दोस्त क्या करता है कि जब यार उसके साथ में 10 लड़के खड़े रहते हैं, शेर बन जाता है, बोलता भाई आजा 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 पटक के मारना है तेरे को। दूसरा अगर वो सिंगल इंसान है, अकेला है, तो एकदम चुपचाप से बोलता है जय राम जी की,
और निकल लेता है, कोई कोई मारे हुए टीपे भी कुछ भी करे तो शांति से निकल लेता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इंसान सेम ही है, बट अलग अलग सिनेरियो थे उसके, जहाँ पे लोग ज़्यादा थे उसके साथ में, उसको लगता है वो जीत जाएगा तो वो अलग बिहेव करेगा, उसको लगता है लोग कम है तो अलग बिहेव करेगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर अलग अलग हैं, तो आप जब 3 पास करोगे तो ये कॉल होगा, 2 पास करोगे तो ये कॉल होगा। मैं दिखाता हूँ आपको कॉल करके। मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पॉलीमॉर्फिज्म क्लास का, मैं बना लेता हूँ OBJ न्यू पॉलीमॉर्फिज्म। और मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे करना है एक्सेस आउट किसको, ऐड वाले मेथड को। तो OBJ डॉट ऐड, मैंने इसको एक्सेस किया, मैं वैल्यू पास करूँगा यहाँ पे 2,3। पता है कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, ये ऐड वाला कॉल होगा, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को करना है कि साउट, और मैं यहाँ पे करूँगा OBJ डॉट ऐड। मैंने कहा 3 मैंने वैल्यू पास कर दी ना, तो दूसरा वाला कॉल होगा, ठीक है, 3, 5, 6। तो ये ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको रन करूँगा जावा सी, फाइल नेम है पॉलीमॉर्फिज्म, रन कर दिया जावा, फिर फाइल का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने रन कर दिया इसको पॉलीमॉर्फिज्म करके। तो अब देखो यहाँ पे मेरा 5 और 14 आ रहा है, तो ये अपना सम लेके आ रहा है, ये अपना सम लेके आ रहा है। अच्छा दूसरा क्या, सिर्फ नंबर ऑफ डेटा टाइप से, उनके डेटा लाइक नंबर ऑफ पैरामीटर से बदलेगी बात, या फिर डेटा टाइप से भी, डेटा टाइप से बदल जाएगी। मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास में यही है 2 है, पर तुम इसका डेटा टाइप बदल दो, उसको बोल दो फ्लोट, अब चल जाएगा, अब दिक्कत नहीं है। सी नहीं मिला यहाँ से हटा दो, तो या तो आप टाइप बदल दो डेटा टाइप्स का, ठीक है। अब ये फ्लोट का सम तो फ्लोट ही जाएगा, हाँ। तो या तो आप इनका टाइप बदल दो, कैसे टाइप, इसका वेरिएबल्स का टाइप बदल दो, ठीक है, जो पैरामीटर डाले हुए हैं, या फिर उनके नंबर ऑफ पैरामीटर बदल दो, उस केस में ये चल जाएगा। अब हालांकि ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ लिख दूँ तो फ्लोट दूसरा वाला कॉल होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ऐप से फ्लोट डिफाइन होता है 8.0 और ये 5 आ रहा है, ये रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि अच्छा ठीक है कौन सा फ्लोट है कौन सा नंबर है, तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसको बोलते हैं आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगला आता है मेरे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि माना कि दूसरी क्लास थी, एक दूसरी क्लास है, इसका नाम है पेरेंट, ठीक है, इसका नाम क्या है पेरेंट। मैं पहले इस पब्लिक को हटाता हूँ, ठीक है, इस पब्लिक कीवर्ड को हटाता हूँ, तो इसका नाम है पेरेंट क्लास, ठीक है, एक पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट क्लास के अंदर क्या है कि एक और ऐड मेथड डिफाइंड है, ठीक है, या फिर कुछ और मान लो, ठीक है, मैंने कि इंट्रो मेथड डिफाइन है, कुछ भी कर लो यार। सो पब्लिक वॉइड इंट्रो, एक इंट्रो मेथड डिफाइंड है। अब यहाँ से क्या होगा, आपने लिखा साउट, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि हाय आई एम पेरेंट, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आप इस क्लास को इनहेरिट कर लो, इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लो किसके साथ में, इस वाले पॉलीमॉर्फिज्म क्लास के साथ में, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो जाएगी, चाइल्ड क्लास हो जाएगी। सो एक्सटेंड्स किसको, पेरेंट को, किसको एक्सेस कर रहा है, पेरेंट को। तो ये क्या होगा कि सारी जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज थी वो किसको मिली, पॉलीमॉर्फिज्म को। मतलब क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, तो अगर मैं OBJ डॉट इंट्रो लिखता हूँ तो ये चल जाएगा मस्त। क्या लिख के आएगा, हाई एम पेरेंट, ठीक है। अभी देखना बहुत ध्यान से देखना, अभी मस्त चलेगा। चला लिख के आ रहा हाई एम पेरेंट, पर तुम मान लो कि यार इसी में वो प्रॉपर्टी थी, सेम प्रॉपर्टी जो मेरे पास में है वो यहाँ पर भी है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। अब कौन सा आना चाहिए, तो चाइल्ड क्लास की आएगी, वो डोमिनेट करेगी। अब यहाँ पे लिख दो कि हाई एम चाइल्ड, अब पेरेंट नहीं आएगा, अब चाइल्ड आएगा। तो क्या हुआ, ये ओवरराइड हो गया, ये क्या हो गया, दिस इंट्रो विल बी ओवरराइड, ये कब पता चलता है, कॉल होते टाइम पता चलता है, और इसलिए इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि रन टाइम पे पता चलता है कि यार ये मेथड रिपीटेड था, ठीक है। ये क्या है, दिस इंट्रो विल ओवरराइड, ठीक है, पेरेंट्स इंट्रो, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, एंड दिस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यार उम्मीद करता हूँ कि बात तुम्हें पूरी समझ आ रही है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है मेरा क्या है, कंपाइल टाइम क्या है। तो ये प्रॉपर्ली ऐसे ये काम करेगा यहाँ पे। अब मैं दिखाऊंगा तो ये चाइल्ड वाला आएगा, ठीक है। तो ये तो अभी पेरेंट था पहले वाले में, अब तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हम चाइल्ड। इसने क्या काम किया, इसने ओवरराइड कर दिया किसको, जो पेरेंट का इंट्रो था उसको। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, गेटर सेटर क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है ना। जिसको अगर डाउट लगे तो एक बार जाके हल्का सा वीडियो फिर वापस करके देखना। बट ट्रस्ट मी, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ ध्यान से देखो, प्रिपेयर करो, और एक दिन वो करके दिखाओ जिसके लिए आप बने हो, है ना। एक कहावत यार, किसी अगर जब वो आपसे कोई बोलता है ना यार, मतलब आपको जिसने बहुत तकलीफें देखी हैं लाइफ में, हो सकता है आपने बहुत तकलीफें देखी हैं लाइफ में, उसको रोक नहीं सकता। कि कहावत है, बहुत सिंपल सी कहावत है यार, है ना। आई यूज टू से कि यार जिसको ना खुद समुद्र ने पाला हो ना, वो लहरों से नहीं डरते। तो आप ना वो बंदे हो जिसको खुद समुद्र ने पाला हुआ है, तो आपको लहरें क्या डराएंगी। तो वो वाला कॉन्फिडेंस आपको लेके आना है और कायदे से पढ़ाई करके इंटरव्यू फोड़ना है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, है ना। तब तक ख्याल रखना, बट इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये कोड आपको कहाँ मिलेगा,
कोड मिलेगा आपको गिटहब लिंक से, गिटहब लिंक मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना। आज का कोड मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ दिखेगा। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ cd ... जिसने ये गिट का लेक्चर नहीं देखा, FSD वाला प्लेलिस्ट जाओ देखो, और फुल स्टैक वाले मैंने गिटहब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। गिट, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐड, इससे क्या होगा, मेरा ये गिट की सारी फाइल्स ऐड, मेरी सारी फाइल जो यहाँ पे थी वो ऐड हो गई हैं। मैं लिखूंगा गिट कमिट, मेरा एक कंटेनर के अंदर चलेंगे सारी फाइल्स। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डे 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा गिट पुश -u origin man, बढ़िया। तो मैंने ऐसे कर दिया पुश, और ये आपको डेली मिल जाती है, ये लिंक जो है आपको डेली मिल जाती है। तो आप जाओगे मेरे गिटहब पे, जहाँ पे आपको मिलेगा जावा सीरीज करके, जावा SIQ करके ये पूरी मिलेगी। यहाँ पे सारे डे के देखो, डे बाई डे करके सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आप डे 5 पे जाओगे ना, तो आपको डे 5 का कोड मिल जाएगा। ये रहा मेरा आज का कोड, इतनी सारी फाइल्स हम लोगों ने आज बनाई, ठीक है। .java वाली फाइल आपके काम की फाइलें हैं, जो आप जाओगे देखोगे और पढ़ोगे समझोगे, ठीक है। चलो यार, तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना और प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना। बाय बाय टू ऑल।